वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का वीडियो। आरआरबी टेक्नीशियन सेट का वीडियो है। आज सेट नंबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब चैनल। आज सेट नंबर 11 हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे जो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है जो 100 होती है, और इसमें हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को देखेंगे। और 50 क्वेश्चन जो होता है मैथ और रीजनिंग से होता है, तो इसमें हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। और 50 क्वेश्चन में जो होता है 40 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी से, जनरल साइंस से होता है, और इसका 10 क्वेश्चन जो होता है जीके से होता है। तो हम इस पोर्शन को देखेंगे और इस पोर्शन को हम नहीं देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे आकर के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको इसको बुक लिए हुए हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। वो बुक बनाइए, बुक से सेट बनाइए। उसके बाद बुक से सेट बनाने के बाद ऐसे इस वीडियो को देखें, और बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव जैसे कि न्यूमेरिकल वगैरह है, आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। अब देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के किसी स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा, क्या बोल रहा है, वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बोलता है। तो मुख्य अक्ष पे बोलता है किसी भी मुख्य चीज। अगर इनकेस मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ही लिया हुआ है, मुख्य अक्ष पर भी आर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, मुख्य अक्ष पर भी ए होता है। अगर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाना हो तो मुख्य अक्ष पे दोनों है। तब किसी भी वस्तु का अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाना हो और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना हो तो किस पे सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा? 2f पे बनता है तो 2f पे इक्वल बन जाएगा। f और 2f के बीच में, अगर f और 2f के बीच में बनेगा तो थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। और 2f से परे बनेगा, मतलब कि 2f के इधर बनेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और f पे बनेगा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो यही बोलता है कि कहाँ पे बनेगा, सबसे छोटा प्रतिबिंब बने तो f पे बनेगा। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है और वास्तविक बनेगा। अब देखते हैं, हमेशा नहीं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इसमें बनेगा, वो वास्तविक हो गया है, और उल्टा नीचे बनेगा। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियों शरीर के हार्मोन संतुलन को परिनिर्माण कर देता है। इसके द्वारा गर्भाशय को रोकने का तरीके का संचयन करें। अंडाणु मुक्त होते हैं लेकिन निषेचित नहीं होते। गलत। अंडाणुओं का आकार निर्माण नहीं होता है, ये भी गलत, क्योंकि जो होता है गर्भाशय को रोकने का काम कर रहा है, तो ये नहीं होगा। गर्भाशय के अस्तर टूट जाता है, ये भी नहीं होगा। अंडाणु मुक्त नहीं होते और निषेचित नहीं होते, यही हो जाएगा इसका। अंडाणु जो होते मुक्त नहीं होते हैं और फर्टिलाइज नहीं होते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक सीधी चुंबकीय चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? चुंबकीय बल रेखा केंद्र के चालक के युक्त सकेंद्रीय वृत्त बनाती है। तो आगामी हम इसके पिछले वीडियो में भी वृत्त की चर्चा किए हैं इसके ऊपर। सेट नंबर 9 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, सेट नंबर 10 में भी ऐसा क्वेश्चन आया, और एक कंस्टिट्यूशनली 11 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। तो क्या बोल रहे हैं कि आगामी जो है चुंबकीय बल रेखा केंद्र में चालक युक्त सकेंद्रीय वृत्त बनाती है। तो ऑब्वियसली सही बात है। जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग पर निर्धारित करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा। 1 सही हो जाएगा और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा, ये नहीं, 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवक्षेपण अभिक्रिया है? FeCuSO4, FeSO4, FeSO4, Cu इसमें निकालता है। CuSO4, BaCl2, BaSO4 जो CuSO4 इसमें निकालता है। Al2, SO4, CO3, Al2, E जो अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा? CuSO4। कौन सा हो जाएगा? CuSO4 BaCl2 के साथ BaSO4 बनाएगा और CuCl2 एकवा निकालेगा, तो यही किसके अंतर्गत आता है? अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या बोल रहे हैं? 10 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त धमनी की भित्तियों पर परकुंचन दाब आरोपित करता है? अलिंद शिथिलता के कारण, निलय शिथिलता के कारण, अलिंद संकुचन के कारण। तो निलय संकुचन के कारण इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कार्य फलन एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी आवश्यकता इनमें से कार्य जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी आवश्यकता निम्न में से किसमें होता है? परमाणु के अवशेषण में, एक्स किरण के उत्पादन में, धातु के ऊपर परत के ठीक बाहर इलेक्ट्रॉन को निष्कासन में, निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्य फलन एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी आवश्यकता निम्न में से धातु के ऊपरी परत को ठीक बाहरी इलेक्ट्रॉन को निष्कासन में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 20 केजी द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच दूरी 5 मीटर है। इसके बीच लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल की मान, मतलब कि कैपिटल जी के मान पूछ रहा है। कैपिटल जी का मान पूछ रहा है। कैपिटल जी का मान दिया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि क्या एफ के मान को बताना है। एफ बराबर एक फार्मूला आता है जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम ए टू जेड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए टू जेड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, वंस अगेन हम लिखेंगे इसको कि ये क्या दिया हुआ है। एफ हमको निकालना है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अकॉर्डिंग टू हम इस पर सब्स्टिट्यूट करना है। जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 दिया हुआ है, इंटू जी 10 केजी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कितना 20 केजी दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है बीच की दूरी कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे हम, काटने के बाद कितना मिलेगा 25 अब 5 का 20, इससे इस कटे जाएगा, ए से ए कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 8 7 56 6 कैरी 5 4 दूनी 8 8 7 56 6 कैरी 5। अब इसके अनुसार अगर हम इसको करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेट करने पर कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 8। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 5.53.3 इंटू 10⁻⁻11। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल को बनाना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे पास आने का मतलब कि न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉइल उच्च विभव पर निम्न में से किस प्रकार उत्पन्न करती है? उच्च विभव निम्न में से किस प्रकार उत्पन्न करती है? उच्च धारा पे, निम्न धारा पे, अनंत धारा पे। इसका आंसर हो जाएगा क्या, निम्न धारा पे उच्च विभव उत्पन्न करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? मार्च 2024 में भारत में पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा इसका देवेंद्र झझरिया, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड 2024 खिताब जीतने वाली क्रिस्टोलिना पिजोस्कोवा किस देश के हैं? क्रिस्टोलिना पिजोस्कोवा कहाँ के हैं? चेक गणराज्य की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कौन सा 26 नंबर। क्षैतिज मार्ग एक हॉरिजॉन्टल मार्ग पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क के बाहर जाएगा। गतिमान कार जो है मुड़ते समय सड़क के बाहर जाएगा गुरुत्वीय बल द्वारा। अब केंद्रीय बल के पर्याप्त न होने के कारण सड़क व टायर के बीच घर्षण कम होने के कारण बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब क्षेत्रीय मार्ग पर अगर मोड़ आता है तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय बल के पर्याप्त न होने के कारण कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगर आप मोड़ रहे हैं तो आप अंदर की ओर झुक जाते हैं। जब अंदर की ओर झुक जाते हो तो अब केंद्रीय मान पर्याप्त होता है जिसकी वजह से आप अंदर की ओर झुकते हैं। अगर अब केंद्रीय मान नहीं होगा तो आप कहाँ बाहर फेंका जाइएगा। वही ये क्वेश्चन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान निम्न में से क्या होता है? सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान निम्न में से 1 से अधिक होना चाहिए। किसी भी सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान निम्न में से 1 से अधिक होना चाहिए। सापेक्षिक अपवर्तनांक का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू c/v होता है। c होता है प्रकाश की चाल बटे मीडियम की चाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। बर्फ का अपेक्षिक घनत्व 0.9 है तो जल में डालने पर उसका आयतन कितना भाग ऊपर रहेगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बर्फ का घनत्व जो है
बर्फ़ का घनत्व जो है 0.9 है। जल में डालने पर इसका कितना भाग जो है जल के बाहर होगा, यही क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो कितना बोलते इसका बर्फ़ का घनत्व कितना भाग, जल का कितना भाग बाहर होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है कितना, बर्फ़ का घनत्व डेंसिटी ऑफ स्नो बटे डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। तो बर्फ़ का घनत्व कितना है 0.9 है, और वाटर का घनत्व कितना होता है 1 होता है, तो 9/10 तो कितना ऊपर रहेगा, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये 1 भाग जो 0.1 भाग जो होता है जो ऊपर में होता है। आप देखते हैं निम्नलिखित में से 29 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर हाइलाइड फोटोग्राफर में उपयुक्त क्यों होता है। सिल्वर हाइलाइट फोटोग्राफी में उपयुक्त क्यों होता है। हाइपो में घुलनशीलता है, NH4OH में घुलनशीलता है, अम्लों में घुलनशीलता है। तो क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड सभी प्रकाशों के लिए सुग्राही होता है, जिसके कारण से सिल्वर हाइलाइट फोटोग्राफर में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, टाँका किस चीज़ का बनता है। शोल्डर होता है जो पीबी प्लस एसएन का बना होता है। तो पीबी कितना परसेंट है, पीबी होता है 30% और एसएन कितना होता है 70%। तो सेम यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पीबी लेड कितना है 70% और लेड 30% और लेड टीन जो हो जाए कितना 70%। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 31 क्वेश्चन, ऑर्लोन बहुलक निम्न में से एक एकलक होता है। ऑर्लोन बहुलक है स्टाइरिन का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, विनाइल क्लोराइड का। तो विनाइल क्लोराइड इसका आंसर होगा नहीं, स्टाइरिन भी नहीं होगा। तो एकरा इमोनोसाइट्रिल, टेट्राफ्लोरोएथिलीन ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा एक्राइलोनाइट्रेल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में नीचे दिए गए सूत्रों में से कौन सा एल्काइन का समान सूत्र है। तो एल्काइन इक्वल टू क्या होता है CnH2n - 2 एल्काइन का होता है, CnH2n + 2 एल्केन का होता है, एल्केन का होता है CnH2n। तो क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एल्काइन का। तो एल्काइन का CnH2n - 2 ये हो जाएगा, एल्केन का CnH2n + 2 ये भी एल्केने का हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम लिख दिया गया है। और CnH2n हो जाएगा किसका, एल्कीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, CHO3 में जुड़वा क्षारक कौन सा है। CH3O + OH - KOH CO3 इसका आंसर हो जाएगा। जुड़वा क्षारक के बारे में पूछ रहा है कि जुड़वा क्षारक कौन सा हो जाएगा। HCO3 माइनस का जुड़वा क्षारक कौन सा हो जाएगा, CO-3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में है। भारतीय वन संरक्षण इनमें से किस में है, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून। तो वन संरक्षण कहाँ में है, देहरादून में है। पहले बुलेट ट्रेन जो है भारत के कौन से शहर के बीच चलाया जाएगा। तो कौन से शहर के बीच चलाएगा पहली बुलेट ट्रेन, तो पहली बुलेट ट्रेन भारत के अहमदाबाद हो जाएगा। और सेकेंड हो जाएगा अहमदाबाद से लेकर के कहाँ तक, मुंबई तक। तो किस में दिया हुआ है, मुंबई टू और अहमदाबाद के बीच में पहले बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। धातुओं के बाहरी कक्षा में 4 होते हैं, तो ये बिल्कुल धातुओं के बाहरी कक्षा में 4 नहीं होते, गलत होता है। धातुओं के बाहरी कक्षा में एक होते हैं तथा इनमें से अधिक संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा। धातुओं के बाहरी कक्षा में 1 से 4 के संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। धातुओं के बाहरी कक्षा में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो धातु के लिए होता है 1, 2, 3 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, और जो धातु के लिए कितना होता है 4, 5, 6, 7 ये सब हो जाएगा। और धातु के लिए 8 तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 जो होता है निक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो हमारे शरीर में निर्माण प्रोटीन का होता है, एमाइलेज का भी होता है, हार्मोन का तो होता ही। हार्मोन के कारण से ही हमारे जो शरीर में बाल दाढ़ी वगैरह आते हैं, हार्मोन के कारण से हार्मोन के उत्तेजन के कारण हमारे शरीर में प्रजनन क्षमता भी आती है। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण नहीं होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है, गाजर होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है कौन सा, गाजर जो होता
होता है, अच्छा स्रोत होता है जो आँख के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब देखते हैं कौन सा 48 क्वेश्चन। गोल्डन धान जो होता है, गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन धान यहाँ पे लिखा है, गोल्डन राइस भी हो सकता है, धान भी बोल सकता है। गोल्डन धान इसका एक अच्छा स्रोत होता है। गोल्डन धान किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। गोल्डन धान प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं होता है, वसा का भी नहीं होता है, विटामिन बी का भी नहीं होता है। तो गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ए का गोल्डन धान बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जब लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज मेंजोर ये नहीं हो जाएगा। ग्लूकोज फ्रुक्टोज नहीं प्राप्त होता है। फ्रुक्टोज नहीं प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्राप्त हो जाएगा लैक्टोज के अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, रेखीय युग्मनक विखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा अधोमुखी युग्मनक विखंडन होता है किसके लिए? कालाजार के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग टीबी के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका परीक्षण किया जाता है? टीबी के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका परीक्षण किया जाता है? टीबी के परीक्षण के लिए तो इसमें किसका हो जाएगा? बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट के लिए टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट, एलिसा से टेस्ट जो होता है एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एड्स का फुल नेम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल नेम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल नेम होता है, जिसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। बिडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के लिए होता है। मोन्टेक्स टेस्ट जो होता है टीबी के रोग के लिए मोन्टेक्स टेस्ट लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बाह्य केंद्रक की जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम है क्लोरोप्लास्ट में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तथा राइबोसोम में। तो कहाँ पाया जाता है बाह्य केंद्रक के जीन? कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम एवं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन 53, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधा धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहता है। बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चुंबकीय क्षेत्र को उलट दीजिएगा तो फिर भी नॉर्थ साउथ वही रहेगा, तो इसीलिए बल की दिशा समान होता है। बल की दिशा फ्लेमी के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करता है, भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO का गठन कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 का WHO का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 281। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 280 जो होता है वित्त आयोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 66 है। 66 क्या है? 66 एक प्रकार का 66 जो है एक न्यूमेरिकल है और इसको बनाएंगे। 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर पेड़ है, पेड़ का प्रतिबिंब ज्ञात कर। अब क्या बोल रहे हैं? 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले, तो एफ का मान कितना दिया हुआ है? एफ का मान दिया है 2.5 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण बता रहा है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव हो जाएगा फोकस दूरी। और क्या बोलता है? उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है। पेड़ मतलब क्या है? वस्तु हो गया। वस्तु के किस यू से डिनोट करते हैं? वस्तु की दूरी यू हो जाएगा, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू का वैल्यू माइनस में चला जाएगा, क्योंकि माइनस में चला जाएगा यू का वैल्यू। अब भी निकालना है, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दर्पण के फार्मूला होता है क्या? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.5 दिया हुआ है। 2.5 कहने का मतलब कि हम इसको अगर इनकेस 1/2.5 है तो हम इसको 5.2 सॉरी अगर 2.5 है इसका, अगर 2.5 है 2.5 नीचे में, तो इसको 5/2 हम लिख सकते हैं। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। जब ये 2 ऊपर चला जाएगा, देखो वंस अगेन हम देखते हैं, जब ये 2 ऊपर चला गया नीचे 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है और 2.5 हो गया। और यू जो है वो यू का वैल्यू कितना है?
-10 है तो माइनस हम नीचे लिखेंगे, उसको हम कर लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4 4 माइनस, और ये माइनस के लिए 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/10 4 4, इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होकर कितना हो जाएगा 4 1 5 होगा, 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो 1/2 का दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दर्पण के सामने इसीलिए क्योंकि ये बोल रहा है क्या, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का उत्तल दर्पण है, तो इधर कालीन किया जाता है, तब तो इधर दर्पण के सामने बनेगा, तो दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो 66 हो गया, बन गया 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 67 नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत लंबा चला जाता है, बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि इसको हम अगले क्लास में हम देखेंगे। अब देखते हैं 69 नंबर। एक लंबी धारावाही सीधे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की परिबलता कितना होता है। तो चूँकि एक लंबी धारिका के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होता है, एक समान होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम देखे हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। प्रति अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठर अम्ल को उदासीन करता है, बिल्कुल सही होता है। एंटा एसिड जो होता है, अतिरिक्त जठर अम्ल जो होता है, स्टोमक में अगर एसिड भरा होता है तो उसको क्या बोलता है न्यूट्रल कर देता है, ये सही हो जाएगा। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होता है, ये तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा। NaHCO3 ये भी सही हो जाएगा। और MgOH2 ये भी प्रति अम्ल जो होते हैं, ये दोनों बेस कैटेगरी के है, ये जो है ये भी बेस कैटेगरी के है, और बी ऑप्शन जो है एसिड कैटेगरी का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्योंकि एंटा एसिड कहने का मतलब कि एंटा एसिड बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। अगर किसी भी एसिड में अगर हम बेस मिला जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन अभिक्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे पेट में अगर अतिरिक्त अम्ल हो जाता है, जैसे कि गैस बनने लगता है हमारे पेट में, तो अम्ल होने के कारण हमारे पेट में गैस बनने लगता है, जिसकी वजह से हम कोई अगर प्रति एंटा एसिड चीज़ खाएंगे तो उस एंटा एसिड चीज़ खाएंगे तो क्या होगा न्यूट्रल बन जाएगा और बॉडी से उसको रिलीज कर देगा। यही हो जाता है एंटा एसिड बोला जाता है। और 71 क्वेश्चन। कार्बन यौगिक को किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के क्रमबद्ध में दर्शाया गया है। कार्बन यौगिक के किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमानों के साथ दर्शाया गया। तो किसी विशेष प्रकार में विलीयता, किसी विशेष प्रकार के विलीयता, दहन, क्वथनांक और गलनांक। इसका ऑप्शन हो जाएगा 71 का हो जाएगा बी हो जाएगा, क्यों दहन हो जाएगा। जी क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक में किसी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के क्रमबद्ध नहीं दर्शाया जाता है। तो क्रमबद्ध कौन सा नहीं दर्शाया जाता है, गलनांक तो दर्शाया जाता है, क्वथनांक भी दर्शाया जाता है, विशेष पर विलायक ये भी तो हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आवर्त सारणी के टेलुरियम परमाणु क्रमांक 52 होता है, निम्न में से कौन परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा होता है। 52 होता है तो किसके से घिरा रहेगा 34, 51, 53, 84 इस परमाणु क्रमांक वाले के तत्वों से घिरा रहेगा। दी गई अभिक्रिया में 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर दी गई अभिक्रिया में विचार कीजिए। Kl एकवा, PbNO3 एकवा, KNO3 एकवा, PbCl2 संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा, क्यों द्विविस्थापन अभिक्रिया इसीलिए होगा। देखिए के यहाँ पे है और के भी विस्थापन हो रहा है, Pb भी विस्थापन हो रहा है एक दूसरे, फिर देखिए O2 भी विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है। तो नट पूजा जो है असम राज्य से संबंधित है, और नट पूजा असम राज्य से संबंधित है। चोंगली भी असम राज्य से, बिहू भी असम राज्य से, तक काठी नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा 80 नंबर। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान नहीं है, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ में स्थित है, तो तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कौन सा 86 नंबर। किसी पदार्थ के रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों खो देता है, बिल्कुल गलत। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत। हाइड्रोजन प्राप्त करता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन खो देता है। तो 86 का कितना हो जाएगा? 86 का ऑप्शन 86 का हो जाएगा सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया में अंतर देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछते रहता है, रिकॉल करते रहता है, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, और अवकरण अभिक्रिया कहीं रिडॉक्स अभिक्रिया इंग्लिश में बोला जाता है। ऑक्सीकरण की संख्या जो होता है बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की संख्या, और अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो क्या बोला ऑप्शन नंबर सी कौन सा? हाइड्रोजन प्राप्त करता है, मतलब कि वृद्धि करता है, और ऑक्सीजन को खो देता है। तो ऑक्सीजन की संख्या में कमी होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में, और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होता है किसमें? रिडॉक्स अभिक्रिया, मतलब कि अवकरण अभिक्रिया में। अब देखते हैं तत्वों का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और ये जो है अवकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। संयोजकता में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण के संयोजकता में होता है वृद्धि हो जाती है, और जैसे इलेक्ट्रॉन खोएगा तो संयोजकता में ऑब्वियसली है वृद्धि हो जाएगा, और अवकरण अभिक्रिया में संयोजकता में कमी आती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 87 नंबर। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? तक संगमरमर किससे कहते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। CO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोला जाता है? CO को कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। इसको स्क्लैम लाइन भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्लैक्ड लाइन बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ड लाइन बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा क्या? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 इसको क्या? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 2H2 किसका? जिप्सम का फॉर्मूला था। कैल्शियम के रिलेटेड से बहुत सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 87 का क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 88 नंबर क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन के दौरान क्या होता है? तो एनोड पर Cl हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एनोड पर क्लोरीन गैस हो जाएगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। एनोड पर पॉजिटिव पर क्लोरीन हो जाएगा, और कैथोड पर क्या हो जाता है? कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हो जाता है। अब देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। रेखीय और अरेखीय पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? अरेखित पेशीय तंत्रिकाओं से नहीं जुड़े होते हैं, जबकि रेखीय पेशीय से जुड़े होते हैं। रेखीय पेशीय में केंद्रक नहीं होते, जबकि अरेखीय पेशीय में केंद्रक होते हैं। अरेखित पेशीय ऐच्छिक संकुचन नहीं होते, जबकि ऐच्छिक पेशियों में अपनी इच्छा से संकुचित होता है। अरेखित पेशियों की तुलना में सभी रेखीय प्रतिवर्ती क्रिया कार्य करता है। तो 89 का क्या? 89 को हो जाएगा आरेखित पेशीय। 89 को हो जाएगा आरेखित पेशीय एक ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशीय जो है अपनी इच्छा से संकुचित होता है। जो क्या? आरेखित पेशीय ऐच्छिक संकुचन नहीं होते। जो आरेखित पेशीय जो है ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, और जबकि ऐच्छिक पेशीय जो होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जो होता है कार्य करता है। तो पेशीय समानता 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय पेशी, आरेखीय पेशी और हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण को STD दोनों प्रकार के नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये कॉपर टी हो जाता है, लेकिन कॉपर टी गर्भधारण नियंत्रण भी करता है शल्य चिकित्सा के द्वारा, तो ये भी नहीं होता। कॉन्डम इसका आंसर हो जाएगा
कॉन्डम के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ से मिलती है। तो माँ में जो गुणसूत्रों के क्या होता है, तो एक्स एक्स होता है, और पिता में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो क्या बोलते, सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ से मिलती है। तो माँ में क्या होता है, मदर में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो वाई गुणसूत्र किससे मिलता है, पिता से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट का काम करते हैं? तो डोपिंग एजेंट का काम करते हैं नियोन। नियोन जो है अक्रिय गैस से नहीं हो जाएगा। लिथियम जो होता है, लिथियम जो है धातु है। नाइट्रोजन ये भी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी एक प्रकार का, बी जो है क्या हो जाता है, डोपिंग के काम करता है। और जो बी जो है अर्धचालक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सब किसके अंतर्गत आता है? आर्सेनिक जो है सब अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। कोशिकाओं के आर पार गैसों का संघनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पोडोपोडिया, फाइगोसाइटा, परासरण, विसरण। तो कोशिकाओं के जो आर पार, कोशिकाओं के गैसों के जो आर पार होता है वो किसके विधि द्वारा होता है? तो विसरण विधि के द्वारा आर पार होता है। कोशिकाओं में गैसों के आर पार विसरण विधि के द्वारा होता है। विसरण एक प्रकार का उपलब्ध स्थान है जब कब्जा करने के लिए अणुओं की फैलती प्रवृत्ति होती है। कोशिका शब्द की खोज 1665 ईस्वी में किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। सबसे छोटी कोशिका किसके होते हैं? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा गैलियोस्पोर्टोलिमा का होता है। सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तंत्रिका तंत्र के सबसे लंबी होता है। सबसे छोटी किसका होता है? माइक्रोप्लाज्मा का होता है। और सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा का सबसे बड़ी कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कहाँ हमारा 99 नंबर क्वेश्चन। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टनम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो आर्यभट्ट आर्यभट्टनम नामक पुस्तक की भाषा किस भाषा में लिखी थी? तो संस्कृत भाषा में वो आर्यभट्टनम नामक पुस्तक लिखे थे। अब कहते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछ रहा है। क्या शहर ये पूछ रहा है? शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो पहला शहर हो जाएगा जनसंख्या वाला मुंबई, दूसरा हो जाएगा दिल्ली। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी हो जाएगा। अगर राज्य में पूछेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आज ये सेट समाप्त होता है। हमारा जो है ये सेट समाप्त होता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े, जो कि आपको अब नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे PYQ टेलीग्राम चैनल पे PYQ दिया जाएगा। रेलवे का स्पेशल PYQ जो है टेलीग्राम के माध्यम से आपको कराया जाएगा ताकि आपको बेनिफिट हो। आप एक वन टाइम में 5 मिनट में क्वेश्चन को 5 मिनट से 10 मिनट आप टेलीग्राम चैनल पे दीजिए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। और हमारे पास जो है तो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से सेट किया जाएगा जो कि आप उसको दीजिए। और इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।